Welcome to the another session of class 7th social science. Today we are going to continue and conclude the chapter number 13, that is Delhi Sultanate. Today we are going to study governance during that सल्तनत पीरियड। ये सल्तनत पीरियड के अंदर गवर्नेंस कैसी चलती थी। सबसे इट इज योर फर्स्ट टॉपिक इज एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब राजकाज कौन चलाता था। द सुल्तान डोमिनेटेड द सेंट्रल गवर्नमेंट एज ही वॉज द हेड ऑफ द स्टेट। सुल्तान, जिसे आप किंग भी कह सकते हैं, वही गवर्नमेंट का हेड होता था और हर चीज में उसकी ही बात सुनी जाती थी। ही ऑल्सो एक्टेड एज द चीफ एग्जीक्यूटिव एंड द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील। सबसे हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता था? सुल्तान ही होता था। और सुल्तान यदि किसी की अपील को कोई उससे फरियाद करे और उसकी अपील को नकार दे तो फिर उसके पास दूसरा कोई चारा नहीं था। He appointed many ministers to run the king administration, और वो अपनी हेल्प के लिए कई सारे मिनिस्टर्स को अपॉइंट करता था। सेकंड इज सोसाइटी। सोसाइटी कैसे चलती थी? द इंडियन सोसाइटी वॉज डिवाइडेड मेनली इंटू टू क्लासेस, दैट इज हिंदूज एंड मुस्लिम्स। ठीक है, हमारी जो इंडियन सोसाइटी थी उसके बेसिकली दो क्लास थे। फर्स्ट था हिंदू एंड दूसरा था मुस्लिम्स। The Muslims were the ruling class in the Islamic states, और मुस्लिम्स ही बेसिकली हमारे रूलर्स थे। They were divided mainly into two sects, that is सुन्नी एंड शिया। और मुस्लिम्स भी बेसिकली दो क्लास में डिवाइड किए गए थे, दो सेक्ट्स में डिवाइड किए गए। डिवाइड है, एक को बोला जाता है सुन्नी, दूसरे होते हैं शिया। The Muslim enjoyed a higher economic status. During the Sultanate period, slave system was very popular. Slave मतलब दास, नौकर। ये स्लेव ऐसे होते थे कि आपने एक बार इन्हें परचेज कर लिया, खरीद लिया इंसानों को, और वो जिंदगी भर आपके लिए काम करते रहेंगे। फिरोज तुगलक हैड 1,80,000 स्लेव्स, और फिरोज तुगलक के पास ये माना जाता है कि 1,80,000 ऐसे दास थे जिसे उसने खरीदा हुआ था। The conditions of women was not good. Many Muslims kept more than one wife. और अधिकतर मुस्लिम्स एक से ज़्यादा वाइफ रखते थे। A Muslim widow could remarry, whereas in the Hindu society remarriage was not allowed. यदि कोई मुस्लिम महिला के पति की डेथ हो जाती थी तो वो दोबारा शादी कर सकती थी, पर ये हिंदुओं में ऐसा कुछ नहीं था। हिंदू फॉर्म्ड ए लार्ज मेजोरिटी ऑफ टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री बट वर इकोनॉमिकली बैकवर्ड। हिंदूज क्योंकि संख्या में ज्यादा थे पर फिर भी इनकी इकोनॉमिक स्टेटस बहुत खराब था। दे वर नॉट गिवन हाई पोस्ट, ना तो उनको कोई बड़ी पोस्ट मिलती थी। द हिंदू सोसाइटी आर बेस्ड ऑन कास्ट सिस्टम, और हिंदूज के अंदर भी क्या था? कास्ट सिस्टम बहुत ज़्यादा प्रचलित था। द लोअर क्लासेस वर एक्सप्लॉयटेड बाय द हायर क्लासेस, और हिंदुओं में भी जो लोअर कास्ट के पर्सन थे उनको डोमिनेट और एक्सप्लॉयट, उनका शोषण करते थे हायर क्लास। दिस लेड टू वाइड कन्वर्सेशन टू इस्लाम, और इसी के कारण से बहुत से दलित ने इस्लाम को अपना लिया था। द हिंदू सोसाइटी सफर्ड फ्रॉम इवल्स लाइक सती सिस्टम, चाइल्ड मैरिज, बैन ऑन विडो रीमैरिज एंड फीमेल एजुकेशन। और हिंदू सोसाइटी के अंदर बहुत सारी बुराइयां थी, जैसे सती हो जाना, जब किसी का पति मर जाए तो उसकी पत्नी भी उसी के साथ जलकर मर जाती थी। छोटे बच्चों की शादी, चाइल्ड मैरिज, कोई यदि स्त्री विडो हो जाए तो उसका रीमैरिज होने में बड़ी दिक्कत नहीं होती थी, और फीमेल एजुकेशन भी नॉर्मली नहीं थी।
इंटरकास्ट मैरिज वर ऑल्सो नॉट अलाउड, और हिंदुओं में अपनी कास्ट से दूसरी कास्ट में मैरिज करना भी संभव नहीं था। नाउ वी टॉक अबाउट रिलीजन। ड्यूरिंग दिस पीरियड हिंदुइज्म वॉज द डोमिनेंट रिलीजन। भारत में अधिकतर लोग या मैक्सिमम लोग हिंदू थे। इट वॉज फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ पीपुल। द हिंदूज फॉलोज वैष्णविज्म एंड शैविज्म, और हिंदुओं में भी दो तरह के होते हैं, एक वैष्णव होते हैं और एक शैव मत को मानने वाले होते हैं। जैनिज्म एंड बुद्धिज्म वर ऑल्सो प्रैक्टिस्ड बाय पीपुल। इसके अलावा कुछ जैन धर्म को मानने वाले और बौद्ध धर्म को मानने वाले भी थे। इस्लाम वॉज मेनली ब्रॉड टू इंडिया बाय मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी, और भारत में जो इस्लाम धर्म आया उसको लाने में का सबसे बड़ा श्रेय जाता है मोहम्मद गजनी एंड मोहम्मद गौरी को। दे बिलीव्ड इन वन गॉड whereas हिंदू वर्शिप मैनी गॉड्स। इस्लाम धर्म में केवल एक ही ईश्वर या अल्लाह को माना जाता है, जबकि हिंदू धर्म में बहुत सारे अलग अलग भगवान हैं। सूफीज्म एंड भक्ति मूवमेंट ऑल्सो स्टार्टेड ड्यूरिंग दिस पीरियड, और सल्तनत पीरियड के टाइम पर ही सूफीज और भक्ति मूवमेंट भी स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट टॉपिक इज लैंग्वेज एंड लिटरेचर। During this period, Khadi Boli and Brij Bhasha become the literary languages, as prose and poetry was written in these languages. इसी समय में खड़ी बोली और ब्रिज भाषा अपनी बड़ी उन्नति पर थे, क्योंकि बहुत सारी कविताएं इसी भाषा में लिखी गई। On the other hand, the Muslims used a mixture of Persian and Arabic इन देयर कोड्स। पर मुस्लिम एक ऐसी भाषा का इस्तेमाल करते थे जो पर्शियन और अरेबिक का मिला जुला रूप था। द इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्टोरिकल लिटरेचर वॉज एन इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन टू दिस टाइम। जियाउद्दीन बरानी, द फेमस हिस्टोरियन, रोड तहरीक ए फिरोज शाही। अमीर खुसरो was the well-known literary genius of this period. He was not only an outstanding poet but also a music composer and historian. और इसी दौरान सल्तनत पीरियड में ही अमीर खुसरो नाम का एक पर्सन था जो एक बहुत बड़ा जीनियस माना गया। वो एक बहुत अच्छा पोएट और म्यूजिक कंपोजर तो था ही, इसके साथ साथ वो एक हिस्टोरियन भी था। The local languages like Bengali and Gujarati were used in many parts of Sultanate. Bhakti and Sufi sons used local languages for their preachings. जो भक्ति और सूफी संत थे वो वहाँ के स्थानीय लोकल लैंग्वेजेस में ही अपनी इबादत किया करते थे। उर्दू ऑल्सो डेवलप्ड ड्यूरिंग दिस पीरियड विच वॉज ए मिक्सचर ऑफ तुर्किश एंड हिंदी, और इसी बीच में एक उर्दू लैंग्वेज डेवलप हुई जो दो टाइप की लैंग्वेज तुर्किश और हिंदी का एक मिक्सचर था। मैनी इंडियन क्लासिक्स वर ऑल्सो ट्रांसलेटेड इन पर्शियन, तुर्किश एंड अदर लैंग्वेजेस, और इसी बीच में कई सारे ग्रंथों का अनुवाद किया गया पर्शियन में, तुर्किश में और कई अलग लैंग्वेजेस में भी। इकोनॉमी। Most of the people were engaged in agriculture, which was dependent on rain. अधिकतर लोग कृषि पर या खेतीबाड़ी पर थे, पर खेतीबाड़ी का मेन जो इनपुट था वो क्या था? रेन था, बारिश होने पर। However, canals and wells were also used for irrigation. इसके अलावा बारिश के अलावा कई जगह कुएं और तालाब भी बनाए गए थे। फिरोज तुगलक कंस्ट्रक्टेड मैनी कैनाल्स दैट प्रूव्ड हेल्पफुल फॉर एग्रीकल्चर, बट द फार्मर्स लेड ए लाइफ ऑफ पुअर्टी एंड मिस्ट्री। फिरोज तुगलक ने बहुत सारी नहरें खुदवाई थी जिससे एग्रीकल्चर में बहुत फ़ायदा हुआ, पर फिर भी जो खेती करने वाले किसान थे
उनकी लाइफ बहुत अच्छी नहीं रही। द मेन इंडस्ट्रीज वर स्पिनिंग, वीविंग, शुगर प्रोडक्शन, हैंडीक्राफ्ट, पोएट्री एंड ज्वेलरी मेकिंग। सम ऑफ द सुल्तान पैट्रनाइज आर्ट एंड क्राफ्ट। कई सारी छोटे छोटे कारखाने भी थे, सिलाई बुनाई के, शुगर प्रोडक्शन के, हैंडीक्राफ्ट के, बर्तन बनाना, पॉटरी, है ना। और कुछ सुल्तानों ने आर्ट एंड क्राफ्ट को भी काफ़ी बढ़ावा दिया। दे हैड देयर ओन कारखानाज वेयर ऑल द फैंसी and luxury goods were manufactured for the royal families. India had a flourishing internal and foreign trade which was carried on both by sea and land. India exported rice, spices, indigo, textiles, silk and sandalwood, and imported horses, wine, high-grade textiles, glassware, raw silk, etc. और उस समय भारत का व्यापार भी काफ़ी अच्छा खासा था। हम यहाँ से एक्सपोर्ट करते थे चावल, मसाले, टेक्सटाइल्स, सिल्क और चंदन, और बाहर से हम घोड़े, हॉर्सेस, वाइन, शराब और बहुत ऊंचे दर्जे की टेक्सटाइल्स, ग्लासवेयर और कच्चा सिल्क मंगवाते थे। Now we talk about the art and architecture of Delhi Sultanate. During Delhi Sultanate, a new style of architecture developed with the help of Indian craftsmen. This is known as Indo-Islamic architecture. क्यों? क्योंकि इसमें इंडिया का और इस्लाम धर्म का मिक्सचर था। Its impact is clearly visible in the monuments of that period. The earliest example of this architecture are the कुतुबी मस्जिद, जिसे कुवत इस्लाम मॉस्क भी कहा जाता है, एंड कुतुब मीनार इन दिल्ली. They were constructed by Qutbuddin Aibak, the first sultan of the Delhi Sultanate. He died quite early, so Qutub Minar was completed by Iltutmish. क्योंकि उसकी डेथ हो गई थी उसको बनाने के टाइम पर ही, तो बाद में इसे इल्तुतमिश ने पूरा किया था. अलाउद्दीन खिलजी एक्सटेंडेड द कुवत इस्लाम मॉस्क एंड बिल्ट अलाई दरवाजा नियर इट, और इसी के बगल में एक अलाई दरवाजा भी बनाया गया था. दिस इज वेरी डेकोरेटिव एंड इम्प्रेसिव गेटवे विद एन आर्क. Tughlaq founded many new cities, for example, Firozshah Kotla, Firozabad, Tughlaqabad, etc. The famous monument of Tughlaqs in Ghiyasuddin Tughlaq tomb, it is octagon, 8-side का tomb है in shape. It is in front of Tughlaqabad fort in South Delhi और मेहरौली ओखला, जिसे अब मेहरौली बदरपुर रोड भी कहते हैं. ये It is the end of chapter. Thank you.